नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। भारत के सहयोग से जापान उतरेगा चांद पर। मिशन का नाम है ल्यूपेक्स। मिशन का लैंडर बनाएगा इसरो। दुबई में होने वाली COP28 की बैठक में मीथेन केंद्र में। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग में पिछले 20 साल में CO2 से 80 गुना ज्यादा है योगदान। और ISS के हुए 25 साल पूरे। कई वैज्ञानिक खोजों का है केंद्र। साल 2030 में होगा रिटायर। आइए खबरों की शुरुआत करें। एक जमाना था जब जापान का तकनीक की दुनिया पर एक छत्र राज हुआ करता था। पैनासोनिक, सोनी, हिताची, तोशिबा, कैनन, होंडा जैसी जापानी कंपनी के प्रोडक्ट दुनिया भर में छाए हुए थे। लेकिन एक कहावत है कि तुम बस सफल होकर दिखाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। ऐसा ही कुछ वाकया भारत के साथ है। आज तकनीकी दिग्गज जापान भारतीय तकनीकी प्रतिभा का कायल हो गया है। दरअसल चंद्रयान 3 की जबरदस्त सफल लैंडिंग के बाद जापानियों का भरोसा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पर अंबुजा सीमेंट के जैसे जम गया है और जापान इसरो के साथ एक नए चंद्र मिशन पर काम करने को तत्पर हो गया है। हाल ही में खबर आई है कि भारतीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए एक लैंडर रोवर मिशन पर काम कर रही हैं। इस नए मिशन का नाम है ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स का मतलब हुआ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इस ल्यूपेक्स मिशन का मून लैंडर इसरो द्वारा बनाया जाएगा और मून रोवर जापान बनाएगा। फिलहाल यह मिशन अपनी योजना के शुरुआती फेज में है। आपको बता दें कि ल्यूपेक्स कई मायनों में चंद्रयान 3 से खास रहने वाला है। इसरो से मिली जानकारी के हिसाब से यह मिशन लूनर सरफेस पर 100 दिनों तक रह सकता है। आपको याद होगा कि भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 लूनर सरफेस पर केवल 14 दिन तक ही एक्टिव रहा था। इसके साथ ही ल्यूपेक्स मिशन में एक भीमकाय रोवर भी शामिल है जिसका वजन 350 kg होगा। कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान का वजन केवल 26 kg था। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जापानी H3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा जो एकदम सटीकता से मून के साउथ पोल पर यानी 90 डिग्री अक्षांश पर उतरेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के 70 डिग्री अक्षांश के करीब पहुंचा था। यह मिशन ड्रिलिंग और इन सीटू प्रयोग के माध्यम से चंद्रमा के साउथ पोल के आसपास के क्षेत्र में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेगा। ल्यूपेक्स मिशन का रोवर मून के साउथ पोल पर 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर एरिया में इन्वेस्टिगेशन करेगा, जबकि चंद्रयान 3 ने 500 स्क्वायर मीटर एरिया में अपना काम किया था। अब एक सवाल आता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मून का साउथ पोल ही क्यों चुना जाता है। तो आपको बता दें कि मून के साउथ पोल में परमानेंटली शैडो एरिया पाया जाता है और यहाँ बर्फ और अन्य खनिज मिलने की काफ़ी संभावना है। आपको ये भी बता दें कि कुछ महीनों पहले जापान ने अपना खुद का मून एक्सप्लोरेशन मिशन मून स्नाइपर को लॉन्च किया था। आपने अगर सत्या मूवी देखी हो तो आपको याद होगा कि इसमें मुंबई का डॉन होता है भीखू मात्रे। ऐसी ही पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का डॉन है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कुछ दिनों में दुबई में होने वाली COP28 की बैठक में ग्लोबल वार्मिंग का एक साइड विलेन भी चर्चा में है। ये साइड विलेन कौन है? ये साइड विलेन है मीथेन गैस। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। यह पृथ्वी से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को अंतरिक्ष में जाने नहीं देती और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। हालांकि सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है CO2। इसके बाद मीथेन का नंबर आता है। चलिए इस सेगमेंट में समझते हैं कि मीथेन क्या है, इसके उत्सर्जन का प्रमुख सोर्स क्या है और इसके उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। इसका फॉर्मूला CH4 होता है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह एक ज्वलनशील गैस है जिस कारण से इसका उपयोग दुनिया भर में फ्यूल के तौर पर किया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे आप CNG कहते हैं उसमें मुख्यतः मीथेन ही होती है। लेकिन उपयोगी होने के बावजूद मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होने के कारण कुख्यात है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले 20 साल में ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ोतरी में मीथेन का योगदान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज्यादा है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से यानी 1750 के आसपास से मानवीय गतिविधियों ने वायुमंडलीय मीथेन सांद्रता में 150% से ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में
50% से अधिक की वृद्धि की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का कहना है कि लगभग 60% मीथेन उत्सर्जन मानव गतिविधियों से जुड़ा है, जबकि 40% उत्सर्जन वेटलैंड के जरिए होता है। मीथेन उत्सर्जन में कृषि गतिविधियां भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। ये लगभग 1/4 मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। कृषि गतिविधियों में मीथेन उत्सर्जन पशुपालन और चावल की खेती से होता है। वहीं एनर्जी सेक्टर जैसे कि कोयला, तेल और गैस मानव जनित मीथेन उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। फेंके गए घरेलू कचरे को भी जब लैंडफिल में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं तो ये डिकम्पोज होने पर बड़ी मात्रा में मीथेन छोड़ता है। दीमकों से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। IEA की एक हालिया रिपोर्ट का अनुमान है कि फॉसिल फ्यूल सेक्टर से जुड़े मीथेन उत्सर्जन में से कटौती से इस सदी के मध्य तक 0.1 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान वृद्धि को रोका जा सकता है। सुनने में यह एक मामूली कटौती की तरह लग सकता है, लेकिन इस तरह की कटौती का प्रभाव दुनिया की सभी कारों और ट्रकों को तुरंत सड़क से हटाने से कहीं ज्यादा होगा। मीथेन उत्सर्जन में कटौती के लिए भारतीय प्रयासों की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा विकसित की है, जो मवेशी मीथेन उत्सर्जन को 17 से 20% तक कम कर सकता है। इसी के साथ भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC और भारत स्टेज 6 मानदंड ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके जरिए भारत मीथेन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहा है। वहीं वैश्विक कार्यक्रमों की बात की जाए तो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव प्रोग्राम ऐसी पहले हैं जिसके जरिए वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन में कटौती की जा रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS ने अपनी सिल्वर जुबली मना ली है, यानी ISS को 25 साल पूरे हो गए हैं। तो चलिए ISS के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि ISS हर 24 घंटे में 16 बार हमारे सिर के ऊपर से गुजरता है और यह पृथ्वी से मात्र 430 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ISS पर कई वैज्ञानिक खोजें हुई हैं जिनका पृथ्वी पर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ा है। यह युद्ध के समय में भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, शांति और सहयोग के लिए दुनिया के सबसे सफल और सुरक्षित स्थानों में से एक है। तो आपका सवाल होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कब लॉन्च हुआ था? देखिए, ISS का पहला खंड, जिसको जारिया कंट्रोल मॉड्यूल कहा जाता है, रूसी था और 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। जारिया ने ईंधन भंडारण और बैटरी पावर की आपूर्ति की और ISS पर आने वाले अन्य अंतरिक्ष वाहनों के लिए डॉकिंग जोन के रूप में कार्य किया। एक महीने बाद 4 दिसंबर 1998 को अमेरिका ने यूनिटी नोड 1 मॉड्यूल लॉन्च किया। 42 असेंबली उड़ानों के दौरान ISS वो बन गया जो आज है। पहले अंतरिक्ष यात्रियों में नासा के बिल शेफर्ड और रोसकोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गिडजेंको और सर्गेई क्रिकालेव थे। तब से ISS में लगातार अंतरिक्ष यात्रियों का आना जाना चल रहा है। आपका एक और सवाल होगा कि ISS कितना बड़ा है? ISS को रहने और काम करने के लिए विभिन्न स्थानों में विभाजित किया गया है। इसमें 6 शयन कक्ष हैं, 2 वॉशरूम हैं, एक जिम है और एक 360 डिग्री दृश्य वाली बे खिड़की है। नासा के अनुसार यह लगभग 109 मीटर लंबाई का है। ISS की औसत गति क्या है? ISS एक दिन में कई बार हर 90 मिनट में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एक और सवाल है कि ISS पर किन वैज्ञानिक खोजों से पृथ्वी पर जीवन को लाभ हुआ है? तो इसका जवाब है कि अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS पर सैकड़ों वैज्ञानिक प्रयोग किए। सामान्य स्वास्थ्य, पोषण या सौर विकिरण के प्रभाव की निगरानी समेत अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे रोगों से लेकर कैंसर, अस्थमा और हृदय रोग तक इन सभी का अध्ययन अंतरिक्ष में किया गया है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ चिकित्सीय प्रयोग अंतरिक्ष में करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोशिकाएं माइक्रोग्रेविटी में वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा वे मानव शरीर के अंदर करती हैं। आपने सुना होगा कि आईएसएस में कुछ पौधे और सब्जियां भी उगाई गई थीं और भ्रूण का विकास भी किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएसएस कब तक चालू रहेगा? देखिए, 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत के साथ आईएसएस का भविष्य अनिश्चितता में पड़ गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हट गई है और रूस ने कहा है कि वह अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए आईएसएस को छोड़ रहा है। हालांकि अमेरिका और यूरोप ने कहा है कि वे 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आईएसएस के बाद की दुनिया के लिए भी योजनाएं चल रही हैं। जैसे नासा लगभग पूरी तरह से अपने आर्टेमिस कार्यक्रम पर केंद्रित है और चंद्रमा को आबाद करने की योजना बना रहा है, और ईएसए एक नए अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में काम कर रहा है जिसका नाम है स्टारलैब। हाल ही में ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर या घोल मछली की गुजरात की राज्य मछली के तौर पर घोषणा हुई है। चलिए समझते हैं कि घोल मछली में क्या खास बात होती है। घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित करने के पीछे इसका आर्थिक मूल्य, इसकी विशिष्टता और इसको संरक्षित करने की मंशा है। यह मछली आमतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाती है, जो फारस की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। राज्य मछली घोषित करने के बाद इस मछली को संरक्षित किया जा सकेगा और इसके अत्यधिक दोहन को रोका जा सकेगा। चलिए समझते हैं इस मछली प्रजाति का व्यावसायिक महत्व क्या है। घोल एक बहुत ही महंगी मछली है। आपको बता दें कि गुजरात में 1 किलोग्राम घोल की कीमत 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच है और इस प्रजाति की एक मछली का वजन 25 किलो तक हो सकता है। महंगी मछली होने के कारण इसकी स्थानीय खपत काफ़ी कम है, लेकिन चीन और अन्य देशों में इस मछली की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोकल लेवल पर इस मछली को मछुआरों की लॉटरी कहा जाता है, मतलब जो इसे पकड़ लेगा वो मालामाल हो जाएगा। इस मछली का खाने के अलावा मेडिसिन पर्पस के लिए भी उपयोग किया जाता है। मेडिसिन पर्पस के लिए इस मछली का सूखा हुआ एयर ब्लाडर को उपयोग किया जाता है, जो सबसे महंगा होता है। निर्यात बाजार में इसकी कीमत 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। मेडिसिन पर्पस के लिए इस मछली का यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों, खासतौर पर चीन, हांगकांग और अन्य एशियाई देशों में ज़बरदस्त निर्यात किया जाता है। आइए आंकड़ों से समझते हैं कि गुजरात कितनी मछली निर्यात करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान गुजरात का कुल मछली उत्पादन 8.74 लाख टन अनुमानित था, जिसकी कीमत 11,221 करोड़ रुपए थी। इनमें से 5,233 करोड़ रुपए मूल्य की 2.3 लाख टन मछली और मछली उत्पादों का निर्यात किया गया। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है ऑस्ट्रोहेन 23। इस वर्ष इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना इस अभ्यास में शामिल होंगी। यह अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। इस वर्ष इसका दूसरा संस्करण आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना और दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के लिए अग्नि पहल शुरू की है। अग्नि यानी आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल है। इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सकों को एक मंच प्रदान करना है, जिसके द्वारा वे विभिन्न रोग स्थितियों में अपनी नवीन प्रथाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। इसके साथ ही चिकित्सकों की पहचान करना और उनके साथ सहयोग करके एक डेटाबेस तैयार करना इसका मकसद है। इस पहल के लिए नोडल एजेंसी का काम केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS करेगी। डिजिटल ट्विन्स अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने मुंबई स्थित निजी कंपनी जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कई शहरों और कस्बों के 3D मानचित्र तैयार करना है, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के नियोजन अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। डिजिटल ट्विन एक तरह का आभासी मॉडल होता है, जिसे किसी भौतिक वस्तु को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कोविड-19 जैसी खतरनाक महामारी के बाद अब चीन में एक और रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि अभी इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु लक्षणों के आधार पर इसे निमोनिया माना जा रहा है। इस बीमारी ने न सिर्फ स्कूली बच्चों को बल्कि वयस्कों को भी अपनी चपेट में लिया है।
हाल ही में मामले को गंभीरता से लेते हुए WHO ने चीन से विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। नीति आयोग ने राइज यानी रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई स्टार्टअप का समर्थन करने और गति देने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही यह प्रोग्राम भारत और ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप, छोटे और मध्यम उद्यमों पर केंद्रित है, जो सर्कुलर इकोनॉमी प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर काम कर रहे हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर या घोल मछली को किस राज्य की राज्य मछली घोषित किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। दीमक के घर, गेहूं के खेत, वेटलैंड्स, घरेलू कचरा। उपरोक्त में से किससे मीथेन उत्सर्जन होता है? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर सभी 4। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, बाल्टिक देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया या फिर रोमानिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, रोमानिया। दूसरा प्रश्न था, राज्यों का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसकी सिफारिशों पर बनाया गया था? 5वें वित्त आयोग, 6वें वित्त आयोग, 4थे वित्त आयोग या फिर 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर। सही जवाब है ऑप्शन ए, 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर। तो फिलहाल आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी दोबारा। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।